इनर्शिया में जो मेन पॉइंट है ऑलवेज रिमेंबर में, उसमें अपने को इनर्शिया की व्याख्या दिया ली। व्याख्या कैसी है? The tendency of an object to remain in its existing state is called its इनर्शिया। inertia. देखो, ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी जिसमें ऑब्जेक्ट कैसे रहता? रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट यानी क्या? अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना, और एक आधी वस्तु अगर स्टेशनरी है तो हमेशा कैसे रहना? स्टेशनरी रहना। तो खुद की जो पोजीशन है उसमें कायम रहना, वो जो टेंडेंसी रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोलने का? इनर्शिया। और इनर्शिया जो है इसको मराठी में बोलते जड़त्व। क्या बोलते? जड़त्व। ठीक है। This is why an object in stationary state remains in the same state and object in motion remain in the state of motion in absence of an external force. जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहता, एब्सेंट यानी मौजूद नहीं है, तो जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी स्टेट में है तो हमेशा उसी स्टेट में रहेगा वो स्टेशनरी। और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा कौन से इसमें रहेगा? मोशन में रहेगा। क्यों? किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स वहाँ अवेलेबल चाहिए क्या? नहीं, एब्सेंस चाहिए। हाँ, एक्सटर्नल बाह्य बल। बाह्य बल यानी कैसा कि आप समझो एक आधी बॉल है, वो बॉल यहाँ घसरते हुए आ रहा और अब मैं उसको पकड़ रहा, मैं पकड़ रहा यानी मैं उसको फोर्स लगा रहा। फोर्स लगाने के बाद उसमें चेंज आएगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाने का क्या? नहीं। तो फोर्स नहीं लगाते हुए एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में इनर्शिया के वजह से ऑब्जेक्ट में चेंज क्या आता कि वो अगर स्टेशनरी है तो हमेशा कैसा रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। या अगर वो मोशन में है, गति में है, तो हमेशा वो क्या में रहेगा? सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। हाँ, अब ये CPU कैसा है? स्टेशनरी। ये हमेशा स्टेशनरी रहेगा। और एक आधा बॉल जो आगे आगे जा रहा है तो वो भी बॉल हमेशा मोशन में रहेगा। किस वजह से? हाँ, अब वो रुकता क्यों मालूम है? क्या वो पृथ्वी पे रुकता? क्योंकि पृथ्वी पे क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है। लेकिन वही अगर वैक्यूम में जाएंगे अपन, वैक्यूम में जो चीज़ घूमती है ना वो हमेशा घूमती रहेंगी, और जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी रहेंगी वैक्यूम में। लेकिन पृथ्वी पे वैसा होता क्या? नहीं। पृथ्वी पर जो चीज़ मोशन में वो कुछ देर के बाद रुक जाती। अब ऊपर बॉल फेंकते हम, कुछ देर के बाद रुक जाता ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और वैसे ही जो चीज़ हम आगे ढकलते वो भी रुक जाती। किस वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। यानी कोई ना कोई फोर्स है, है ना, उसको जो एक्सटर्नल फोर्स बोलने का। तो इस प्रकार अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया के 3 टाइप है। पहले है इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट यानी एक जगह रुकी हुई है, उस वजह से जो इनर्शिया, ये पहला प्रकार। स्टेशनरी यानी जैसे जो चीज़ जहाँ है वहीं रहना, उसको स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन यानी क्या? गति। हाँ, कोई चीज़ गतिमान है उसके अंदर जो इनर्शिया रहता वो दूसरा टाइप। और तीसरा टाइप जो है इनर्शिया का वो कौन सा है? डायरेक्शनल इनर्शिया। तो एक एक देखेंगे हम। पहला टाइप कौन सा है? इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ द रेस्ट। An object in the state of rest cannot change its state of rest due to its inherent property. This property is called the inertia of the state of the rest. अब जो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट यानी रुका हुआ है एक जगह पर, तो वो खुद होकर उसकी पोजीशन चेंज करता है क्या? नहीं, क्योंकि ये उसकी क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना। इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी उसके खुद की एक प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है कि वो खुद की जगह खुद होकर बदलता नहीं। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता तब तक वो खुद की जगह नहीं बदलता। और इस किस्म के इनर्शिया को क्या बोलने का? इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ द रेस्ट। ओके। अब इनर्शिया का दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन। The inherent property of an object due to which its state of motion cannot change, it's called an inertia of motion. अब एक आधी गतिमान वस्तु है जो मोशन में है, तो वो मोशन में रही हुई चीज़ है, तो उसमें भी एक गुणधर्म है कि वो कहीं भी रुकता है क्या? नहीं। उसकी जो गतिमान पोजीशन है, स्टेट ऑफ मोशन, वो बदलती है क्या? नहीं। और उसी इनर्शिया को क्या बोलने का? इनर्शिया ऑफ मोशन। For example, a revolving electric
electric fan continues to revolve even after it is switched off. Passengers sitting in the running bus get a jerk. jerk in the forward direction if the bus suddenly stops. अब देखो इनर्शिया ऑफ मोशन के दो एग्जांपल दिए यहाँ पर। अब ये जो फैन घूम रहा है ऊपर, बराबर, अब ये फैन कैसा है, मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में। अब ये फ़ैन को अगर हम स्विच ऑफ भी करेंगे बटन तो कुछ देर तक फ़ैन क्या रहता, चालू रहता है, यानी उसका स्टेट ऑफ मोशन छोड़ता है क्या वो, नहीं। तो ये हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। दूसरा है जब कोई पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुआ रहता और अचानक बस रुक जाती है, सडनली स्टॉप हो जाती है, तो क्या होता, हमें आगे झटका बैठता थोड़ा सा, बराबर। तो वो भी किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। और सबसे आखिरी तीसरा टाइप देखेंगे हम, डायरेक्शनल इनर्शिया। The inherent property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion is called directional force inertia। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की कि जिसके वजह से ऑब्जेक्ट खुद की क्या नहीं बदलता, डायरेक्शन नहीं, क्या दिशा नहीं बदलता, बराबर। समझो एक चीज़ है, ये इस डायरेक्शन में जा रही, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन को वो चेंज करता है क्या, नहीं। क्यों नहीं चेंज करता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डायरेक्शनल इनर्शिया। उसके वजह से जो ऑब्जेक्ट किसी अगर डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है क्या, नहीं। For example, if a vehicle in motion along a straight line suddenly turns, the passengers sitting in it are thrown opposite to the direction of turning। अब कोई व्हीकल है, कार होगी, जीप होगी, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट, और अचानक टर्न आ गया, राइट टर्न, तो जब वो राइट टर्न मारता है तो पैसेंजर किधर चल जाते हैं, लेफ्ट साइड को चल जाते हैं, उनको पुश मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये किसकी वजह से हुआ, डायरेक्शनल इनर्शिया के वजह से। तो इस किस्म से जो इनर्शिया है उसके कितने टाइप देखे अपन ने, 3। पहला टाइप कौन सा है, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है डायरेक्शनल इनर्शिया। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल। और उसके बाद मैं अब कुछ चीज़ें तुमको डायरेक्ट सिखाता, जो काम की वही। अब देखो प्रेशर यानी जिससे मराठी में क्या बोलते हैं, दाब। तो प्रेशर का अगर फॉर्मूला निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स यानी क्या बोलते हैं हम उसको, बल। फोर्स को क्या बोलते हैं, बल। और एरिया का जो मतलब है वो क्या रहता है, क्षेत्रफल, बराबर। तो अब ये फॉर्मूला है ना, मैं इसको तुम छोटा कर ही देता। क्या लिखते रहेंगे अपने को, प्रेशर इज इक्वल टू, क्या लिखते रहेंगे अपने को, फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा भी लिख सकते, नहीं तो तुम प्रेशर के लिए क्या लिख सकते, P, फोर्स के लिए F और एरिया के लिए A। तो तुम्हारे पास एक फार्मूला तैयार हो गया, और वो फार्मूला कौन सा है, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो P को क्या कंसिडर करेंगे आप, प्रेशर, F को फोर्स और A को एरिया। नहीं, ज़रूरत नहीं। अब एक याद रखना है आपको कि अगर फोर्स है, क्या है, फोर्स, इसका ऐसा यूनिट क्या है मालूम है, मतलब ऐसा यूनिट एकक। जैसे हम वज़न किलोग्राम में बोलते हैं ना, तो वैसा फोर्स किस में गिनते हैं, यन यानी क्या रहता, न्यूटन। आया समझ में। तो न्यूटन ने वापरने का अपन क्या अक्षर वापरेंगे, एन यानी क्या, न्यूटन। तो न्यूटन में क्या गिनते हैं अपन, फोर्स। उसके बाद जो एरिया होता है, हाँ, जो एरिया होता है तो वो एरिया किस में गुनने का, मीटर स्क्वायर। क्या में निकालने का, मीटर स्क्वायर। एरिया का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो उस हिसाब से पी का अगर अपने को यूनिट तैयार करने का है तो बोलो, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या हुआ फिर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हुआ, प्रेशर का। क्या हुआ, प्रेशर का यूनिट हुआ, ऐसा यूनिट। हाँ, अब एक आपको याद रखना है, एक बार समझा, सुनो 2 मिनट सुनना। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इसको और एक नाम है, वो नाम है पास्कल। क्या नाम है, पास्कल। आया समझे। लेकिन ये पूरा पास्कल लिखने की जरूरत नहीं, उसको क्या लिखने का, सिर्फ PA यानी पास्कल। ये भी रहा तो आप पास्कल पढ़ना। एक याद रखो,
एन रहा तो उसको क्या पढ़ेंगे आप? न्यूटन। न्यूटन। इसको मीटर स्क्वायर, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी क्या रहता है वो? पास्कल। पास्कल। पास्कल को पीए वापरते। चलो आपने जो बोले डबल पढ़ाओ। पहले हमने देखे प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को क्या सिंबल वापरने का? पी। फोर्स को एफ, एरिया को ए। अब ऐसा यूनिट यानी क्या? जैसे हम वज़न किलोग्राम में बोलते हैं, तो वैसा फोर्स किस में गिनते हैं हम? एन यानी न्यूटन। एरिया मीटर स्क्वायर है, तो मैथमेटिक्स में पढ़े हमने। और जो प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट तैयार करने का अपने को, तो न्यूमरेटर में क्या था? एफ। एफ यानी फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और डिनोमिनेटर में कौन है? ए। एरिया का में मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ? ये सा यूनिट न्यूटन पर बोलने का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर। ये अगर आगे जाता होगा तुम शॉर्ट में लिख सकते पी ए। पी ए के मायने क्या है? पास्कल। यानी आज हमने 3 चीज़ें सीखी। न्यूटन में हम क्या गिनते हैं? फोर्स। आया समझ में? मीटर स्क्वायर में हम क्या कैलकुलेट करते? एरिया। और पास्कल में हम क्या कैलकुलेट करते? प्रेशर। ये सभी क्या है? ऐसा यूनिट है। हाँ आगे समझ में पढ़ो। अब यूनिट ऑफ प्रेशर। हाँ The SI unit of force is Newton. अभी पता मैं फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन को चिन्ह क्या वापरने का? एन। Area is मेजर in meter square. हाँ, एरिया जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। Therefore, the SI unit of pressure is N न्यूटन per meter square. हाँ, इसलिए जो ऐसा यूनिट है प्रेशर का वो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। It is known as पास्कल। PA. हाँ, पास्कल बोलने का लेकिन चिन्ह क्या वापरने का? पीए। न्यूटन बोलने का अपन चिन्ह क्या वापरने का? एन। आया समझ? In atmospheric sense, the unit for pressure is bar. 1 bar इज इक्वल टू 10⁵ 10⁵ PA. पास्कल। अब देखो अब हमने देखे कि ऐसा यूनिट जो है प्रेशर का क्या था? पास्कल। लेकिन अगर आपको याद रखना है, मैंने 1 किया, कितने ज़ीरो दिया? 5, यानी 1 लाख हुआ। कितना हुआ? 1 लाख जो पास्कल है ये किसके बराबर है मालूम है क्या? 1 बार के बराबर है। कितने बार के बराबर है? 1 बार के बराबर है। आया समझ में? नहीं तो उल्टा ध्यान में रखो कि 1 बार ये कितना पास्कल होता है? 1 लाख पास्कल। कितना होता है? 1 लाख पास्कल होता है। अब 1 2 3 4 5 कितने ज़ीरो है? 5, इसलिए 10 क्या घातांक कितना लिखने का? 5 आया। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। आया समझ में? अब ये 10⁵, इसका मतलब कितना हुआ? वो 1 के आगे 5 ज़ीरो है। क्या बोलने का? 1 के आगे 5 ज़ीरो लिखने। आया समझ में? 10⁵। 10⁶ रहा तो 1 के आगे कितने ज़ीरो लिखेंगे? 6 ज़ीरो। तो 1 बार इज इक्वल टू कितना है फिर? 10⁵ पास्कल। आया समझ में? Pressure is a स्केलर। quantity. प्रेशर एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। यानी वो डायरेक्शन पे डिपेंड है क्या? नहीं, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। दिशा बदली तो प्रेशर की वैल्यू बदलती क्या? नहीं, इसलिए प्रेशर को क्या बोलने का? स्केलर क्वांटिटी। आया समझ? इसके पहले हमने डिस्कस करे, देखो कौन सा मास और वेट। अब जो मास है ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है। डायरेक्शन पे डिपेंड है क्या? नहीं। लेकिन वेट जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। यानी वो किस पे डिपेंड है? मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड है। अभी ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो सिर्फ समझ के लो। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड रही थी, किसके ऊपर? मैग्नीट्यूड यानी उसकी कीमत 10 किलो 5 किलो बोलते ना अपन, डिस्टेंस है 10 मीटर है ना, या कोई चीज़ का मास 5 किलोग्राम है, तो इसमें दिशा ज़रूरी है क्या? नहीं।
तो उसको बोलने का मैग्नीट्यूड। हाँ, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है उसको कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? Scalar. स्केलर। और वेक्टर किस पे डिपेंड है? मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड है और किस पे डिपेंड रही थी? डायरेक्शन पे भी डिपेंड है। तो जो दोनों पे डिपेंड रहेंगी उसको क्या बोलने का? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर नाम है उसका वेक्टर। तो मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। वेट कौन सी है? वेक्टर। और उसके बाद प्रेशर, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आपको पूछे तो आप सर को बताना, ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी यानी किस पे डिपेंड है? सिर्फ वो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है तो किस पे डिपेंड है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड है। If area increases, pressure reduce for the same force, and if the area decrease, the pressure increase for the same force. अब देखो अपना फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू F अपॉन A, ऐसा फार्मूला है। प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। अब 2 मिनट के लिए अपन फोर्स को भूल जाएंगे। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं मालूम है क्या? P प्रोपोर्शनल टू, अब एरिया कहाँ है? न्यूमरेटर के डिनोमीटर में? डिनोमीटर में। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे? 1 अपॉन A। P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। अब ये डिनोमीटर में एरिया, जब भी डिनोमीटर में रहेगा ना उसको क्या बोलने का मालूम है क्या? उसको बोलने का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलने का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या होता है मालूम है क्या? अब ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमीटर में है। जब प्रेशर इंक्रीज, जब अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और एरिया अगर कम होता है तो प्रेशर क्या होता? बढ़ जाता। आया सामने? दोनों बढ़ेंगे क्या? नहीं। एरिया अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। और अगर एरिया अगर डिक्रीज होता होगा तो प्रेशर क्या होता? इंक्रीज। देखो दिया है, अगर एरिया क्या हुआ? इंक्रीज, तो प्रेशर क्या हो रहा? रिड्यूस। रिड्यूस यानी क्या? डिक्रीज हो रहा। और उसके उलट एरिया अगर डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। फोर्स अगर सेम रहा तो। आया समझ? ये सब कंडीशन कब है? फोर्स अगर क्या रहा? सरी का अगर रहा तो क्या क्या बोला मैं आपको? एरिया अगर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। और अगर एरिया डिक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। क्योंकि ये इसे क्या है? प्रेशर एरिया की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू नेचुरल एडेप्टेशन to the bottom surface of camel's feet are broad, hence the camel's weight is exerted on a large area and pressure on the sand is reduced. अब कैमल के जो पंजे रहते ना बॉटम के, तो उसमें एक नेचुरल एडेप्टेशन है। क्या मालूम है क्या? कि उसके जो पैर है ना ऐसे चौड़े है, ब्रॉड है। कैसे है? ब्रॉड है मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हुआ एरिया। और अभी हमने सीखे कि एरिया अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता? डिक्रीज। इस वजह से कैमल का वेट अगर ज़्यादा भी रहा लेकिन जो रेती के ऊपर चलता है तो रेती के ऊपर क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज। क्योंकि पैर का एरिया क्या हुआ? इंक्रीज। इसलिए प्रेशर कैसा हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा तो कम होना, इंक्रीज होने बढ़ना। तो एरिया कौन सा बढ़ा? उसका पंजे का एरिया बढ़ गया कैमल के। तो एरिया इंक्रीज हुआ, इसलिए जो रेती के ऊपर चल रहा है तो उसका जो वेट है, वेट का जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। इंक्रीज होना है। वो कितना वजन गिरेगा फिर उसके पैर का वजन? नहीं ना, छोटे पैर रहे तो ज़्यादा वजन गिर रहा। छोटे पैर अगर रहते उसके तो क्या प्रेशर ज़्यादा रहता ना। छोटे पैर यानी एरिया कम रहा होता, लेकिन वैसा है क्या? नहीं। अगर वैसा रहा तो फिर रेती में उसके पैर फंस जा रहे ना। क्या मतलब कितना वेटेड रहता, कितना बड़ा रहता है, लेकिन रेती में फंसता क्या हो? अपन फंसते एक टाइम पे रेती में, लेकिन वो नहीं फंसता क्योंकि उसका जो फीट है, पैर है, वो कैसा है? ब्रॉड। यानी एरिया कैसा है? ज़्यादा। एरिया इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज। This is why camel's feet do not penetrate into the sand and it became easy to walk. और इसलिए इजीली चलता। अगर आपको पूछा जाए कि
कैमल तो इतना ऊंचा रहता, उसका वेट इतना ज़्यादा रहता, फिर भी वो रेत के अंदर क्यों चल सकता है इतना इजीली? क्योंकि उसके फीट के एरिया ज़्यादा हाँ, उसके area जो फीट increase से होती है। एरिया इंक्रीज है, और और sir- इफ एरिया इंक्रीज देन प्रेशर डिक्रीज। दैट्स व्हाई कैमल्स फीट डू नॉट पेनिट्रेट इन एनी, उसमें पेनिट्रेट यानी फंसते नहीं वो रेत के अंदर, और वो इजीली चलते जाता। क्योंकि एरिया उसके फीट में रहता है।